नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आज मुलाकात की और उन्हें सीमा पर मुस्तैद जवानों की तैयारी को लेकर जानकारी दी। वहीं दक्षिण एशिया में चीन की तरफ से आ रहे खतरे को देखते हुए अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा दिया है। आपको बुलेटिन में बताएंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। वहीं देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने सभी मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियों को 12 अगस्त तक स्थगित रखने का फैसला किया है। बुलेटिन में यह भी बताएंगे कि सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने के नोटिफिकेशन को उच्चतम न्यायालय ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा देश में राज्यवार कोरोना वायरस की क्या स्थिति है, दुनिया में भी कोविड-19 को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, इस पर नजर डालेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। लॉकडाउन के बाद देश की अर्थव्यवस्था को तेज करने और कोरोना महामारी के चलते प्रभावित हुए प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज इस अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अभियान के कुछ लाभार्थियों से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान चुनौतियों से निपटने में उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना भी की। देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में उत्तर प्रदेश सबसे आगे निकल गया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच अपने घरों को लौटे मजदूरों को अब उनके स्थानीय क्षेत्रों पर ही काम दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार का ये कदम काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार आपदा से बने हर अवसर को साकार कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया है, जिस तरह योगी जी और उनकी पूरी टीम जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भारत को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर तेज गति से ले जाने का अभियान या फिर गरीब कल्याण रोजगार अभियान हो, उत्तर प्रदेश यहां भी बहुत आगे चल रहा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत श्रमिकों को आय के साधन बढ़ाने के लिए गांवों में अनेक प्रकार के कार्य शुरू करवाए जा रहे हैं। इसमें से करीब 60 लाख लोग को गांव के विकास में जुड़ी योजनाओं में तो करीब 40 लाख लोगों को छोटे उद्योग यानी एमएसएमईज में रोजगार दिया जा रहा है। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए हजारों उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत करीब 10,000 करोड़ रुपए का ऋण आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री ने केंद्र की तरफ से विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर भी बात की। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जब पूरे देश में ऐसे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश को बहुत अधिक लाभ होगा। अब जो 3 कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, उनसे किसानों को मंडी से बाहर भी अपनी उपज बेचने का अधिकार मिल गया है। यदि हमारा किसान जहां बेहतर दाम मिलेगा, वहीं पर किसान अपना सामान बेचेगा। दूसरा, अब किसान अगर चाहे तो अब बुआई के समय ही अपनी फसल का दाम तय कर सकता है। कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलहाल इस बीमारी से निपटने के लिए एक ही कारगर दवाई है, वो है 2 गज की दूरी। कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान
भारत ने जिस तरह से स्थिति को संभाला, देश में कामगार श्रमिकों के लिए जो कदम उठाए वो ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश में 7 लाख एमएसएमई को दोबारा शुरू किया गया। 30,47,000 कामगार और श्रमिकों का कुशलतापूर्वक स्किल मैपिंग करने का कार्य संपन्न हुआ। प्रदेश में आने वाले इन सभी कामगार और श्रमिकों में से ग्रामीण क्षेत्र में 26,12,000 और शहरी क्षेत्र में 1,63,000 कामगारों ने अब तक अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख प्रवासी श्रमिकों की वापसी हुई है। प्रदेश के 31 जिलों में 25,000 से भी ज्यादा प्रवासी श्रमिक अपने घर पहुंच गए हैं। इनमें 5 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने उद्योग और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी करते हुए ये अनूठी पहल की है। इसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले 20 जून को केंद्र सरकार की ओर से 6 राज्यों में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं तैयार करने और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया था। बिहार के खगड़िया जिले से शुरू किया गया ये अभियान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा समेत 6 राज्यों के 116 जिलों के गांव में आजीविका के अवसर को बढ़ाने के लिए 125 दिन तक चलाया गया है। इसके तहत 50,000 करोड़ रुपए की राशि से 25 तरह के सार्वजनिक कार्य कराए जा रहे हैं। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रदेश के प्रवासी कामगारों के लिए ऐतिहासिक बताया है और अभियान के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान से राज्य के विकास को दोगुनी गति मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों के कल्याण और उनको सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान का शुभारंभ किया और इस अभियान को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के साथ जोड़ा गया है। अमित शाह ने कहा कि इस अभियान के तहत पीएम आवास योजना, पीएम सड़क योजना, शौचालय निर्माण, एक्सप्रेसवे, वृक्षारोपण जैसे विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। इससे न सिर्फ गांव के बुनियादी ढांचे में सुधार आएगा, बल्कि ये अभियान ग्रामीण भारत के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान से प्रदेश के 31 जिलों के करोड़ों कामगार और श्रमिक लाभान्वित होंगे और उन्हें उनके घर के पास ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। अमित शाह ने गरीब कल्याण और ग्रामीण विकास के इस अभूतपूर्व संयोजन के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि कुल केस में सक्रिय मामलों में गिरावट और रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। संक्रमण से ठीक हो रहे मामले, सक्रिय मामले 96,000 से ज्यादा हैं। देश में कोरोना के मामलों में भले तेजी से इजाफा हो रहा हो, लेकिन 31 मई से 26 जून के आंकड़े देखें तो कुल कोरोना केस में से सक्रिय मामलों में 10% की कमी आई है। 31 मई को सक्रिय मामले 49.41 थे, जो 26 जून तक घटकर 38.63 पर आ गए। वहीं रिकवरी रेट 47.76 से बढ़कर 58.25 तक पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 13,940 मरीज इस बीमारी से उबरे हैं। अब तक इस बीमारी से 2,85,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और रिकवरी रेट 58.25% पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 17,296 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के अब तक कुल 4,90,401 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। वहीं मृतकों की संख्या 15,301 के आंकड़े पर पहुंच गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पिछले 24 घंटे में 11 नई लैब को नमूनों की जांच करने की मंजूरी दी है। अब देश में कुल 1,016 लैब हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 2,15,000 से ज्यादा नमूनों की जांच हुई है। अब तक देश में कुल 77,76,228 नमूनों की जांच हो चुकी है।
देश भर में संक्रमण के मामलों की संख्या 5 लाख के करीब पहुंच गई है। इनमें से 65% मामले महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु में हैं। देश भर में कोविड-19 महामारी के मुकाबले के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सामूहिक और सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पीड़ित इलाकों में लॉकडाउन के साथ ही कई राज्यों में बड़े पैमाने पर लोगों की जांच के लिए अभियान शुरू किया गया है। कोरोना से निपटने में मदद के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम आज से 3 राज्यों के 4 दिन के दौरे पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय का एक दल शुक्रवार से गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के 4 दिन के दौरे पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में ये केंद्रीय दल सबसे पहले हैदराबाद में राज्य के अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा। इस दौरान कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम रणनीति, जांच अस्पताल और क्वारंटीन सुविधाओं के कार्यान्वयन, उपचार प्रोटोकॉल जैसे उपायों की समीक्षा होगी। वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने कोविड-19 की जांच की नीति में बदलाव करने का फैसला किया है। इनमें कोविड-19 के उपचार में शामिल अग्रिम पंक्ति के कर्मियों, विशेषकर पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की रैपिड एंटीजन टेस्ट करने को कहा गया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 4,841 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक 1,47,441 मामले दर्ज किए गए हैं और 6,931 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में घर घर जाकर कोरोना वायरस संक्रमितों का पता लगाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू हो गया है। घर घर जाकर वायरस संक्रमण का पता लगाने वाली इस प्रक्रिया को 6 जुलाई तक पूरा किया जाना है। बीते 24 घंटों में दिल्ली में 3,000 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में संक्रमण के कुल मामले 73,780 हैं और 2,429 लोगों की मौतें यहां हुई है। तमिलनाडु में 3,509 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 45 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में 70,977 मामले और इससे होने वाली मौतों की संख्या 911 है। असम के कामरूप जिले में रविवार मध्य रात्रि से 14 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया है। इससे पहले गुवाहाटी के 11 वार्डों में लॉकडाउन लगाया गया था। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 से लड़ने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने में भरपूर सहयोग दिया है। देश में पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 के मामले अन्य राज्यों की अपेक्षा कम हैं। पूर्वोत्तर में कोविड-19 के 3,731 रोगियों का उपचार चल रहा है और 5,715 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में अधिकतर रोगियों में कोरोना वायरस का हल्का प्रभाव है और दिल्ली कोविड महामारी को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली के कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से 3 गुना ज्यादा 18 से 20,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। बड़े पैमाने पर टेस्ट से मामले थोड़ा बढ़ेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोगों को अस्पतालों की जरूरत नहीं पड़ रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्लाज्मा पद्धति से भी रोगियों को काफी हद तक मदद मिल रही है। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए हमारी उम्मीद है कि हम मौत को कम करने में शायद सफल हो पाएं। LNJP अस्पताल के नतीजे ये दिखाते हैं। LNJP अस्पताल में पहले डेली जितनी मौत होती थी, आज उससे आधी से भी कम हो गई हैं पिछले कुछ दिनों में, जब से प्लाज्मा थेरेपी शुरू किया। दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। 96 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और करीब 4,90,000 लोग जान गंवा चुके हैं। खासकर अमेरिका में वायरस ने भारी तबाही मचा रखी है। यहां एक दिन में सबसे ज्यादा 37,077 नए केस सामने आए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इसके अलावा यहां 24 घंटे में ही 2,430 लोगों की मौत हो गई है। व्हाइट हाउस कोविड-19 टास्क फोर्स के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा कि अगले कुछ हफ्ते बेहद गंभीर हैं। अमेरिका के हर राज्य से कोरोना के नए मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। न्यू जर्सी में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का मामला सामने आया। उधर न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद बढ़कर 24,22,312 हो गई है और कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या अब 1,24,000 से अधिक हो गई है।
ब्राजील में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 12,28,000 से ऊपर पहुंच गई है और कोरोना महामारी की वजह से करीब 55,000 लोगों की मौत हुई है। रूस में कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या 6,19,000 से ज्यादा हो गई है और 8,770 लोगों की जान गई है। भारत के बाद 5वें नंबर पर ब्रिटेन है। यहाँ 3,09,455 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 43,300 से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आज मुलाकात की और उन्हें सीमा पर मुस्तैद जवानों की तैयारी को लेकर जानकारी दी। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन तनाव के बीच जमीनी विवाद स्थिति का जायजा लेकर लौटे सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शुक्रवार को मुलाकात की। उन्होंने रक्षा मंत्री को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध को लेकर ताजा हालात से अवगत कराया। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले दिनों के घटनाक्रम, वहां की गतिविधियों और सेना की तैयारियों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर गए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लेह अस्पताल में जाकर सेना के घायल जवानों से मुलाकात की। गलवान घाटी में 15 जून की रात चीनी सैनिकों से 2-2 हाथ करने वाले सैनिकों को सेना प्रमुख ने सम्मान पत्र भी दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हाल ही में रूस के दौरे से लौटे हैं। राजनाथ सिंह ने मॉस्को रूसी नेतृत्व के साथ कई अहम मसलों पर द्विपक्षीय बैठक की और दूसरे विश्व युद्ध के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित विक्ट्री परेड में हिस्सा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण एशिया में चीन की तरफ से आ रहे खतरे को देखते हुए अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा दिया है। जर्मनी में तैनात अमेरिकी सैनिकों को यहां लाया जा रहा है, जिसके चलते यूरोप में इस कदम का विरोध भी हो रहा है। लेकिन अमेरिका का कहना है कि चीन को रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है। भारत सहित दक्षिण एशिया की ओर केंद्रित चीन के खतरनाक इरादों को देखते हुए अमेरिका ने जर्मनी से अपने सैनिकों की संख्या में कमी की है और उन्हें इस इलाके में तैनात किया जा रहा है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा कि परिस्थितियां गंभीर हैं और चीन को हद में रखने के लिए ये कदम जरूरी है। गौरतलब है कि चीन का जहां भारत के साथ सीमा विवाद है, वहीं दक्षिण चीन सागर में वर्चस्व को लेकर उसकी ताइवान, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ अनबन है। पूर्वी चीन सागर को लेकर भी चीन की जापान, दक्षिण कोरिया और यहां तक कि उत्तर कोरिया से भी नहीं बनती। This is going to dictate that in certain places there will be fewer American resources. There'll be other places. I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. दूसरी तरफ चीन यूरोप में भी अपने पैर पसारने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। हाल ही में उसने हंगरी के साथ 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक बिल्ट इन रोड प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत बुडापेस्ट से लेकर सर्बिया की राजधानी बेलग्राद तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। चीन के बढ़ते प्रभाव से अमेरिका और यूरोपीय संघ के देश खुश नहीं हैं। चीन पर लगाम लगाने के लिए यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल और सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो जल्द ही एक बैठक करेंगे। We need to make sure that they do that through the system of the rules-based order that has served the transatlantic so well for all of these years. So I think the people of Europe will demand the same thing that the people of the United States of America are demanding, is that we no longer allow the Chinese Communist Party
to dictate the rules and terms and conditions of those relationships. इस बीच चीन ने तिब्बत सीमा पर गतिविधियां तेज कर दी हैं। चीन की न्यूज एजेंसी सीसीटीवी की तरफ से जारी वीडियो में सीमा पर ट्रकों का काफिला और सैनिक गश्त करते नजर आए। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी चीन पर चारों तरफ से प्रहार करने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में सेक्रेटरी पोम्पियो ने चीन अफ्रीका समिट में चीन के खोखले दावों और 5G कारोबार से बाहर होती चीनी कंपनी हुआवी का जिक्र किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस को अक्सर चीनी वायरस ही कहते हैं। इस तनाव के बीच अमेरिका ने अप्रैल 2020 तक चीन को $30,606 मिलियन का निर्यात किया है, जबकि आयात में पिछले साल के मुकाबले 31% से ज्यादा की कमी आई है और ये $1,69,000 मिलियन से कुछ ज्यादा का रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोविड-19 के कारण कठिनाई झेल रहे गैर एमएसएमई इकाइयों को राहत देने के लिए सरकार रिजर्व बैंक से कर्ज के पुनर्गठन यानी रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात कर रही है। गुरुवार को चेन्नई इंटरनेशनल सेंटर की ओर से आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें अपने कारोबार करने के तरीके और रणनीति पर फिर से विचार करने की जरूरत है। भारत के लिए आत्मनिर्भरता का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बाहरी दुनिया के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि भारत अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सके। उन्होंने कहा कि हमें उन वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए जिनका हम बाहरी कंपनियों से मिलने वाली प्रतियोगिता के डर से उत्पादन नहीं कर रहे थे। निर्मला सीतारमण ने उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय उत्पादों के लिए बाजार में जगह है और वो विदेशी उत्पादों को टक्कर दे सकते हैं। While the global value chain argument is very sound and very good, we also realize at some point in time that the global value chain is not so global as is probably focused on one or two countries alone. And even that leads to a situation of excessive dependence on overseas supplies. And therefore, there too, if we can look at comprehensively the global value chain, both for our sake, our own market sake, and also for making the downstream and upstream industry a lot more dependent on what we can produce in this country, which we can otherwise efficiently produce. कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था के सामने आई चुनौतियों पर चर्चा के लिए 15वें वित्त आयोग की 2 दिवसीय बैठक आज संपन्न हुई। चर्चा का आयोजन वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने किया था। इसका नेतृत्व उन्होंने ही किया और इस दौरान सरकार की राजकोषीय स्थिति की मजबूती को लेकर विचार विमर्श किया गया। केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय सेहत को कोरोना संकट और लॉकडाउन ने बुरी तरह से प्रभावित किया है, लेकिन अब देश चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन से बाहर आ रहा है और आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार भी तेज हो रही है। ऐसे में 15वें वित्त आयोग की उसकी सलाहकार परिषद के साथ 2 दिवसीय अहम बैठक हुई। इस दौरान वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह के नेतृत्व में आयोग के सामने आ रही चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया। अर्थव्यवस्था के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति पर महामारी का प्रभाव अभी भी काफी अनिश्चित है। कई जानकारों ने 2020-21 के लिए देश की जीडीपी के आंकड़ों के अनुमान को कम किया है, क्योंकि कोरोना महामारी पर लगाम लाने के लिए अपनाए गए सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम उपायों के चलते आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से बहाल होना बाकी है और कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध अभी भी लागू हैं, जिसके चलते राजस्व वसूली की प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है। बैठक में वित्त आयोग के सभी सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। साल 2020-21 से लेकर 2025-26 तक के लिए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए वित्त आयोग की बैठक का ये तीसरा दौर था, जबकि लॉकडाउन के बाद वित्त आयोग की ये दूसरी बार बैठक हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने वेबिनार के माध्यम से अभियान की शुरुआत की। सशक्त भारत की थीम पर आधारित नशा मुक्त भारत अभियान देश के 272 जिलों में शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत 9 अलग अलग तरह के वीडियो संदेश के माध्यम से
देशवासियों को नशे के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश की गई है। 26 जून को हर साल नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने के नोटिफिकेशन को उच्चतम न्यायालय ने मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस के खतरे के कारण परीक्षाओं को रद्द करने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने ये फैसला सुनाया। सीबीएसई की नई मूल्यांकन नीति के मुताबिक इनके नतीजे 15 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होनी थी, जो अब रद्द कर दी गई हैं। सीबीएसई बोर्ड के अनुसार 12वीं के जो छात्र अपने स्कोर को बेहतर करने के लिए परीक्षा देने का विकल्प चुनते हैं, उनके लिए परीक्षाएं बाद में आयोजित की जा सकती हैं। हालांकि 10वीं के छात्रों के लिए कोई भी परीक्षा नहीं होगी। वहीं आईसीएसई बोर्ड ने भी कोर्ट में पेश अपने हलफनामे में दिए गए नोटिफिकेशन पर सहमति जारी की, जो सीबीएसई बोर्ड से अलग आईसीएसई बोर्ड के 10वीं के छात्रों को भी दोबारा परीक्षा देने का विकल्प देगा। साथ ही 12वीं के छात्रों के लिए औसत अंक देने का तरीका भी सीबीएसई बोर्ड से अलग होगा। दोनों बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम जुलाई के मध्य तक जारी कर सकते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने सभी मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियों को 12 अगस्त तक स्थगित रखने का फैसला किया है। हालांकि इस आदेश का असर 12 मई से चल रही 30 स्पेशल राजधानी और 1 जून से चल रही चुनिंदा 200 स्पेशल ट्रेनों पर लागू नहीं होगा और उनकी सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं श्रमिक एक्सप्रेस भी राज्यों की जरूरत के हिसाब से चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों को 100% रिफंड देने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड ने यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह पर लिया है। और अब बात करते हैं मॉनसून की। दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून देश के सभी हिस्सों में सक्रिय हो गया है। इसकी वजह से कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने और आंधी तूफान से जुड़ी घटनाओं में अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर गहरी संवेदना प्रकट की है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठने से बिहार में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने बिहार में अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। बिहार में पिछले 2 दिन में आकाशीय बिजली गिरने और बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 24 लोगों की मौत हुई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इन घटनाओं पर गहरा दुख जताया। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि पिछले कुछ दिनों में बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने और आंधी तूफान से हुई जानमाल की क्षति के बारे में जानकर दुखी हूं। विपदा की इस घड़ी में शोक संतप्त परिजनों के दुख को अनुभव कर सकता हूं। उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा है कि संबंधित राज्य सरकारें तेज गति से राहत कार्य में जुटी हुई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर लोगों के निधन पर दुख जताया और उनके शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना की। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे भारत को कवर कर लिया है। दिल्ली के बाद मानसून राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के सभी हिस्सों तक पहुंच गया है। ऐसे में इन राज्यों में भारी बारिश हो रही है। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों में कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश हो रही है। इस बीच असम में मानसूनी बारिश की वजह से 100 से ज्यादा गांवों में बाढ़ आ गई है। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। असम में अब तक बाढ़ से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ओडिशा में 1 जून से लेकर 25 जून तक 208 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य बारिश से 26% ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप सभी कोरोना वॉरियर्स का साथ दें और सभी उपाय जरूर अपनाएं ताकि कोरोना वायरस को फैलने से हम सभी रोक सकें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।